नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2024 के चुनाव महासंग्राम को लेकर तैयारियां तेज हो जा रही हैं। हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों की तलाश में जुटा है, मुद्दों को धार देने में जुटा है। अपने अपने तरीके से सबकी तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान में महंगाई है, लेकिन महंगाई की बात उतने जोर शोर से नहीं हो रही है जैसे 2014 में हुई थी। आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, बावजूद इसके बेरोजगारी पर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से नहीं हो रहा है। चर्चा हो रही है तो सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। सियासी घमासान जारी है तो राहुल गांधी के बयानबाजी पर। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कैसे हर किसी को एक मुद्दे की तलाश है। हर कोई अपने हिसाब से मुद्दों को धार देने में जुटा है। जो साल 2024 लोकसभा चुनाव में माहौल बनाते, 2024 में बेड़ा पार लगाते, वो क्या मुद्दे हैं आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया है। भ्रष्टाचार के नाम पर नैरेटिव गढ़ने की कवायद जारी है, लेकिन मामला उल्टा नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा सत्ता पक्ष की मुसीबत बढ़ाता रहा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, मुद्दे का पूरा सियासी लाभ लिया। साल 2024 के सियासी महासंग्राम भ्रष्टाचार का मुद्दा भरमा रहा है। भ्रष्टाचार के मसले पर सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष उलझता नजर आ रहा है। हर तरफ ईडी सीबीआई का शोर है। कैसे ईडी सीबीआई के एक्शन को विपक्ष अपने हिसाब से मुद्दा बनाने में जुटा है। कैसे सत्ता पक्ष ईडी सीबीआई के एक्शन को भ्रष्टाचार से जोड़कर प्रोजेक्ट कर रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। कोरोना महामारी से दुनिया परेशान हुई। कोरोना महामारी की मार से उबरने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त हाथ पैर मार रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे छोटे देश इस वक्त कंगाली के कगार पर है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई, बेरोजगारी का बुरा हाल है। और आज की तारीख में हर किसी को हर बात पता है, हर कोई दुनिया का हाल जानता है। और यही वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसा मुद्दा भी जोरदार असर नहीं दिखा पा रहा है। कैसे 2024 के महासंग्राम में विपक्ष की मुसीबत बढ़ा रहा है, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुद्दों को लेकर जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। दोनों ही खेमा अपने अपने हिसाब से मुद्दों को धार देने में जुटा नजर आ रहा है। दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से माहौल बनाने में जुटा नजर आ रहा है। अलग अलग मुद्दों को आजमाने का काम शुरू है। अलग अलग मुद्दों को आजमाया जा रहा है। मुद्दों का जांचा परखा जा रहा है। मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुद्दों पर दांव लगाया जा रहा है। और कभी कभी लगता है कि कांग्रेस चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ा दांव खेलने की तैयारी है। पाकिस्तान के मुद्दे पर इस बार दम नजर नहीं आ रहा है, और बावजूद इसके पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी शोर ईडी का है, सीबीआई का है। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल वाले आरोपों पर देश में सियासत गरमाई हुई है। भ्रष्टाचार जैसा धारदार मुद्दा भटका हुआ नजर आता है और अभी तक
भ्रष्टाचार का मुद्दा सत्ता पक्ष की मुसीबत बढ़ा रहा है। इस बार विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा कि दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से पीछा कैसे छुड़ाए। मैं आपको बताना चाहता हूं और याद कीजिए, साल 2014 लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बन गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हिलाकर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द इतनी जबरदस्त नैरेटिव सेट किया कि कांग्रेस के दामन को इतना ज्यादा दागदार कर दिया। बेशक किसी भी मामले में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस अपने दामन को साफ घोषित करने में जुटी हुई है। सोचिए, साल 2014 से लेकर ये 2023 चल रही है और 2024 के चुनाव बेहद करीब है। कुछ ऐसी हालत महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर है। साल 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया। मसलन सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, प्याज की बेतहाशा बढ़ती कीमत कांग्रेस की सरकारों को परेशान करती रही। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आमतौर पर महंगाई बेरोजगारी ऑल टाइम हिट मुद्दे हैं। सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। साल 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष महंगाई बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है और इस मुद्दे पर विपक्ष हाथ आजमाता रहता है, लेकिन वक्त वक्त पर महंगाई बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे सामने आते रहे। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बन जाए, इस पर कोई बड़ा बखेड़ा हो जाए, फिलहाल ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती है और बीच बीच में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ जाते हैं जो महंगाई बेरोजगारी वाले मुद्दों की हवा निकाल देते हैं और चुनावी राजनीति में बड़े मुद्दों की काट में बड़ी उपलब्धियों को सामने रख दिया जाता है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी हिंदुस्तान से पीछे है और एक दशक पहले भारत बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर था। आज भारत 5वें नंबर पर है। यह बड़ी उपलब्धि है जो हर हिंदुस्तानी को अपना दर्द भूलकर गर्व करने की मजबूती देती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पर कैपिटल इनकम से जुड़ा एक नया आंकड़ा सामने आया है, जिसके मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो दुगनी हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रति व्यक्ति की कमाई जो है वो दुगनी होकर 1,72,000 रुपये हो गई। यानी साल 2014-15 में भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय 86,647 रुपये थी। एनओसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल में प्रति व्यक्ति की आय 99% का इजाफा हुआ है और अर्थशास्त्रियों का सरकार विरोधी खेमा इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है, आसमान आय की बात कर रहा है। उनका कहना है कि इस बढ़ोतरी का लाभ आबादी के महज 10% लोगों को मिला है और विपक्षी खेमा महंगाई दर को ध्यान में रखकर इस बढ़ोतरी को देखने की बात कर रहा है, लेकिन आम जनता के लिए इसकी बारीकियों को समझना आसान नहीं है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर विपक्ष की कोशिशें बहुत उम्मीद नहीं जगाती हैं। आज जब हर कोई पूरी दुनिया का हाल जान रहा है, कोरोना महामारी से उबरने के दुनिया की अर्थव्यवस्था जुटी हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से छोटे बड़े कई देशों का हाल बुरा है, पड़ोसी मुल्कों का हाल सबको पता है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान भी कंगाली के कगार पर खड़ा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई की मार से हर छोटा बड़ा देश इस वक्त परेशान है।
और हिंदुस्तान में महंगाई दर 6% के आसपास रहती है, जो पाकिस्तान में महंगाई दर 31% के पार जा चुकी है। पाकिस्तान के लोगों का बुरा हाल है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों की बदहाली का पता चलता है। आए दिन वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका ब्रिटेन की जनता का भी रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रही है। अमेरिका में महंगाई 6% के ऊपर है, जबकि ब्रिटेन में महंगाई दर 10% के पार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में ब्रिटेन में खाने पीने की हर चीज की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटेन में पिछले साल में दूध की कीमत में करीब 45% का इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 40% बढ़ी है। पनीर दही की कीमतों में 35% की बढ़ोतरी हुई है। अंडे की कीमतें 28% से ज्यादा बढ़ गई है। सोचिए, मक्खन 27% महंगा हो गया है। ब्रिटेन के लोगों को सबसे ज्यादा टमाटर परेशान कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में टमाटर 400% से ज्यादा महंगा हो गया है। टमाटर का दाम 5 यूरो से अब सीधे 20 यूरो पहुंच गया है। पाकिस्तान में रोटी का संकट है तो ब्रिटेन में पिज्जा का संकट गहरा गया है। ब्रिटेन के लोगों का सबसे पसंदीदा जो खाना है वो पिज्जा है। टमाटर नहीं मिलने की वजह से पिज्जा की कमी ब्रिटेन में देखने को मिल रही है। कई कंपनीज के पास पिज्जा के लिए अनिवार्य टमाटर बेस नहीं है। और अब जब हर जगह का हाल किसी को पता है तो श्रीलंका पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका ब्रिटेन का हाल हर हिंदुस्तानी को पता है। ऐसे में महंगाई बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनना मुश्किल नहीं लगता है। और इन सबसे तेज सियासी घमासान ईडी सीबीआई को लेकर मचा हुआ है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। बतौर शिक्षा मंत्री उनका काम सराहनीय रहा है। देश भर में चर्चा होती रही है। देश की राजनीति में शिक्षा बड़ा मुद्दा है। इसका श्रेय मनीष सिसोदिया को जाता है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की जो बुरी हालत है हर कोई जानता है। बावजूद किसके कभी भी यह बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बना। दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाकर दिखाया। अब हर चुनाव में सरकारी स्कूल बड़ा मुद्दा बनते हैं। अब हर चुनाव में सरकारी अस्पताल मुद्दा बनते हैं। अब हर आम आदमी पार्टी ने खुद से सबसे ईमानदार पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। इसकी काट ईडी सीबीआई के एक्शन से नजर आई। दिल्ली सरकार की शराब नीति ने सब बदल कर रख दिया। मनीष सिसोदिया पर शराब नीति की फांस लगातार कसती जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मसला शराब से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी शिक्षा वाले ट्रैक रिकॉर्ड को आधार बनाकर बढ़ाना चाहती है। अब पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूं कि जेल में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा के मसले में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर उनको चिंता हो रही है। कोर्ट के सीधे आदेश थे जो मीडिया चैनल्स ने टीवी पे चलाए, अगले दिन अखबारों में चले, कि मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सकें, यानी कि मेडिटेशन कर सकें, ध्यान लगा सकें। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को बचाने में जुटी है। शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के काम को आगे बढ़ाने में जुट गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया के बहाने आम आदमी पार्टी की छवि को चोट पहुंचा रही है। पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक लगातार समझ में आ रहा है। मैं आपको दिल्ली के नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक एक करके आ रहा है। और यहां लोकतंत्र में यह भी खूबसूरती है कि जो कोर्ट जाता है उसको एक ही दिन में मौका भी मिल जाता है उसकी सुनवाई का, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उसके पक्ष में नहीं खड़ी होती है। उसको वो कहती है कि आप जांच का सामना करो। सनसनी जरूर फैलाई जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का स्पष्ट पक्ष है कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचारियों के द्वारा प्रयास हो रहा है, अब उसको देश की जनता भी समझ चुकी है, समाज के लोग भी समझ चुके हैं। और दिल्ली की राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे ने कांग्रेस को बेशक परेशान किया, लेकिन जब बात आम आदमी पार्टी को घेरने की हो तो कांग्रेस इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आती है। आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट साबित हो तो कांग्रेस को हां में हां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित का बयान सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए आप। सरकार है तब भी दिल्ली सरकार के हाथ में, और जो मुझे पता चलता है कि जेल भेजना तो कोर्ट का काम है या एजेंसियों का काम है। वहाँ कौन किस सेल में रहता है वो तो डीजी तिहाड़ इनका अपना है भाई। तो इसका मतलब है, तो मुझे ख्याल से केजरीवाल ने इनको भेजा होगा ऐसे सेल में जहाँ मानसिक रूप से बीमार लोग रहते हैं। हो सकता है इतने साल काम किया हो तो उनको लगा हो कि इस उल्टे सीधे काम के साथ साथ जो बाकी उनको दिक्कतें इनकी दिखी होंगी वो भी सब निपट जाएं। और ये सब सवाल इनको तब नहीं याद आ रहे थे जब इनके दूसरे मंत्री जी मसाज करवा रहे थे, बाहर से उनका खाना आता था। तब क्या सीबीआई भेज रही थी वो खाना? और शराब नीति में घोटाले की बात कही जा रही है। अभी जांच जारी है, ईडी सीबीआई जुटी है। देखना होगा कि इस मामले में फाइनली क्या निकलता है। फाइनल नतीजे आने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की राजनीति में तूफान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेलंगाना की राजनीति में भी इस समय उबाल देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव में लाभ लेने के लिए वीएसआर के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के पीछे ईडी सीबीआई को लगा दिया गया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति पर मामले को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 9 मार्च को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर कविता ने ईडी से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में के कविता दिल्ली में 10 मार्च को प्रदर्शन करने वाले हैं। 8 मार्च के शाम के वक्त के कविता दिल्ली पहुंची। के कविता इससे पहले सीबीआई हैदराबाद में पूछताछ कर चुकी है। 12 दिसंबर को पूछताछ के कविता के करीब 7 घंटे तक की पूछताछ की है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के कविता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको के कविता को सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए किस तरीके से वो आरोप लगा रही कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ
क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ईडी सीबीआई का एक्शन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रमुख विपक्षी नेताओं में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के सवाल उठाए हैं। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। सरकारी एजेंसियों को ऐसा इस्तेमाल देश के लोकतांत्रिक बुनियाद को कमजोर करेगा। विपक्षी नेताओं ने इसे बड़ी चिंता बताया है। साल 2014 के बाद से जिन नेताओं पर एक्शन हुआ है उनमें से ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं और ये परंपरा ठीक नहीं है। इनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से अब तक सीबीआई ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें 95% सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ। यूपीए के वक्त ईडी ने मात्र 112 जगहों पर रेड की थी। मोदी सरकार के दौरान ईडी ने 3000 से ज्यादा जगहों पर रेड की है। अभी हाल ही में एक जानकारी सामने आई है जिनमें बताया गया है कि ईडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें कन्विक्शन रेट मात्र 0.05% है। सोचिए, मतलब कोर्ट में लगभग सारे मुकदमे फर्जी साबित हुए हैं, शाख पर बट्टा लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन नेताओं ने पत्र लिखा है उनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं, एनसीपी नेता शरद पवार हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जैसे के नाम हैं। ईडी सीबीआई को लेकर जिस तरीके से तनातनी वाले हालात बने हुए हैं, ना तो केंद्र सरकार के तेवर ढीले पड़ रहे हैं, ना ही विपक्ष पीछे हटता नजर आ रहा है। अब आगे बढ़कर ईडी सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। संकेत साफ है कि ईडी सीबीआई का मुद्दा साल 2024 लोकसभा चुनाव तक गरमाया रहेगा और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है, कैसे पार्टी इस मसले पर विपक्ष पर पलटवार कर रही है, राष्ट्रीय आवाज के जरिए वो आपको सुनवाना चाहता है। आपको याद होगा कि पहले टूल किट की साजिश और अब फूल किक की सनक। चाहे टूल किट की साजिश रही हो, चाहे फूल किक की सनक हो, भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धूमिल नहीं कर सकते। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं, करप्शन के खिलाफ क्रांति तो हमने बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हम पहली बार देख रहे हैं। और करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटाले के गुरु घंटालों में जो तालमेल हो रहा है, ये तालमेल नहीं है बल्कि घोटालों का घालमेल है कि इन करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटालों के गुरु घंटालों, चोट करप्शन पे लग रही है, चीख इनकी निकल रही है, तो इसका मतलब चोट सही यहां लग रही है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।